ई अछि मिथिला के पहचान। पग पग पोखरि माछ मखान, ई भेल मिथिला के पहचान। यही मिथिला का परिचय है, मछली, मखाना और पोखरा। पोखरा के बिना मिथिला संस्कृति की हम कल्पना नहीं कर सकते। हम किसी भी कर्मकांड की कल्पना मखाने के बिना नहीं कर सकते। इसका उजला रंग है, वो पवित्र माना जाता है, इसीलिए पवित्र अवसरों पर सो इसका प्रयोग होता है। जीआई टैग बहुत बड़ा एक बूम है मखाना के क्षेत्र में लोगों के लिए, और बहुत फायदेमंद साबित होगा ये टैग, और इस तरह से हमारे राज्य को एक अच्छा आय का स्रोत मिलेगा। मखाना ऐसी चीज़ है जो मिथिला की इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जा सकता है। ऐसा प्रोडक्ट है जिसका 90% प्रोडक्शन मिथिला का है, पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन। तो इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरे मिथिला में रोजगार पैदा कर सकता है। आज हम मौजूद हैं बिहार की सांस्कृतिक नगरी दरभंगा में, और दरभंगा का इकलौता और विश्व का इकलौता मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि मखाना अनुसंधान केंद्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ पे मखाने को लेकर अनुसंधान यानी कि रिसर्च होता है, और पूरे भारत में किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है कि कैसे मखाने का उत्पादन किया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। जहाँ तक हमें मालूम है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने मखाना को जीआई टैग दिया है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि अब मखाने की पहचान मिथिला क्षेत्र से होगी, जिसका नाम मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि मखाने को लेकर यहाँ पर कैसे बिजनेस चलता है, कैसे उत्पादन होता है, कैसे खेती होती है, और यहाँ पर किसान किस तरीके से मखाने का बिजनेस करते हैं और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। मखाना इंस्टीट्यूट के जो हेड है इंदुशेखर सिंह जी, अब उनसे बात करेंगे और कुछ बिजनेसमैन से भी बात करेंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे, और मखाना की इतिहास, मखाना की संस्कृति इस क्षेत्र में कैसे हुई और कहाँ से इसका विश्व भर में इसका इतिहास क्या रहा है, इस पर हम बात करेंगे। मखाना यानी सुपर फूड। व्रत की थाली में नज़र आने वाला मखाना पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में सुपर फूड के तौर पर उभरा है। मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन और कम फैट वाला ये ड्राई फ्रूट आज लगभग हर थाली का हिस्सा बन चुका है। मखाना बिहार में एक नए बिजनेस के तौर पर भी उभरा है और इसमें नए नए प्लेयर्स लगातार आ रहे हैं। भारत सरकार भी मखाना के क्षेत्र में एफपीओ लाकर किसानों को इससे जोड़ रही है। दरभंगा के रचित सरावगी भी उनमें से एक है, जिन्होंने कोरोना के वक्त मखायो नाम से मखाना का व्यापार शुरू किया। उनके अलावा मिथिला नेचुरल्स के मनीष आनंद और सुमित्रा फूड्स के श्रवण राय मखाना के क्षेत्र में बड़े एंटरप्रेन्योर बनकर उभरे हैं। हम लोग जब काम शुरू किए थे तो हमारा मेन मतलब समझिए मोटिव यही था कि हमने इसमें हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी मतलब हाइजीन को इग्नोर करता है एक तरीके से। कहीं भी जाएंगे देखेंगे जिस तरीके का इसका प्रोडक्शन का प्रोसेस है या प्रोसेसिंग होता है कहीं भी, तो उतना हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। तो हमने जो इतनी मशीनें लगवाई हुई हैं यहाँ पे, इतना जो इन्वेस्टमेंट ये सब में लगा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइजीन मेंटेन करने के लिए ही है। देखिए, जब से हमने इसका काम शुरू किया है, लगभग 2-2.5 साल होने जा रहे हैं, काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिला है। शुरू में कोविड जब था तो लोग इसको इम्यूनिटी बूस्टर के तहत इसको इस्तेमाल कर रहे थे, और काफ़ी इसमें हाई इन प्रोटीन प्रोडक्ट है, ये लो कोलेस्ट्रॉल है। कोविड के बाद से इसको कुछ हाल फिलहाल में जीआई टैग भी मिला है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं जिसको। तो उससे काफ़ी मतलब हमें थोड़ा फ़र्क तो दिखा है मार्केट में, मतलब डिमांड के पर्सपेक्टिव से अगर बोले तो लोग जहां नहीं जान रहे थे मखाना को, वहां भी जानने लगे हैं। मखाना ऐसी चीज़ है जो मिथिला की इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जा सकता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका 90% प्रोडक्शन मिथिला का है, पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन। तो इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरे मिथिला में रोजगार पैदा कर सकता है। घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैल्यू एडिड और फ्लेवर्ड मखाना की मांग काफ़ी बढ़ी है। बिहार के नए एंटरप्रेन्योर इसी क्षेत्र में अपना जोर भी लगा रहे हैं। इंडस्ट्री में तो मैंने बहुत कम को देखा है करते हुए, मतलब मैं चाहता हूँ लोग आगे आए, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ। ये लोग ज्यादातर लोग प्रॉफिट बुकिंग करने ही आ रहे हैं, और ज्यादातर लोग जो है वो दो ही चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। एक तो आपका सादा मखाना, प्लेन मखाना, फुल मखाना, ट्रेडिंग पे, वो भी नॉट फार्मिंग पे नहीं जी, ट्रेडिंग पे ज्यादा दे रहे हैं जोर। और दूसरा रोस्टेड पे जी,
लेकिन इसमें बहुत संभावना है। हम लोग करते हैं, हम लोग जैसे मैंने कहा आपको, हम लोगों ने इंस्टेंट रेडी मिक्स खीर बनाया था, स्मूदी बनाया है, शेक बनाया है, पाउडर बनाया है, और उससे हम लोग जो है बहुत कुछ और आइटम बना रहे हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल बनाने जा रहे हैं, अगले 6 महीने में आ जाएगा हमारा। तो इनोवेशन इस तरह से हो रहा है, और ये इनोवेशन होगा तो मखाने का मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। मखाना जो हमारी प्लेट में दिखता है, उसका पोखर से प्लेट तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं होता है। इसकी हार्वेस्टिंग के लिए मखाना किसान न केवल गहरे पानी में उतरते हैं, बल्कि उसमें से इसके बीजों को भी निकालते हैं। मिथिला क्षेत्र में यूँ तो दरभंगा में, उत्तर बिहार में करीब 10-11 ज़िले हैं मुख्य रूप से जहाँ मखाना की खेती होती है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो पहले से प्रसिद्ध था मखाना के लिए जो ज़िला, वो दरभंगा मधुबनी है। इसके बाद आपको पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा इत्यादि ज़िलों में भी अच्छी खासी मात्रा में मखाना की खेती होती है। दरभंगा और मधुबनी जो ज़िला है ये इसलिए प्रसिद्ध था कि यहाँ पर मखाना की खेती मुख्य रूप से तालाबों में होती थी, तो तालाब का मखाना के लिए ये आपका दरभंगा मधुबनी जाना जाता है। लेकिन पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा इन सभी क्षेत्रों में मखाना की खेती अधिकतर जो होती है वो कम पानी नीचे वाली ज़मीन में होती है और कुछ मात्रा तालाबों में होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मखाना का आज जो आवक हो रहा है, दरभंगा मधुबनी में जो तालाब है वो सैकड़ों साल पुराने हैं। तो उन तालाबों की स्थिति रख रखाव के खराबी के कारण आज यहाँ पर उत्पादन थोड़ा कम हो गया है दरभंगा मधुबनी में। यूँ कहें तो पहले से आधी हो गई है। लेकिन आपका पूर्णिया, कटिहार जो आपका आज एरिया है, आज काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वहाँ पे ये नीचे वाली ज़मीन में होती है इसकी खेती, और वहाँ पर कम पानी में मात्र 1.5 फीट पानी में इसकी खेती की जाती है, जहाँ पर कि आसानी से होती है और नीचे वाली ज़मीन में पानी अक्सर मिल जाता है उस समय में, तो वहाँ पर खेती अच्छी तरह से होती है। मखाने का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम यूरेल फेरोक्स है, जो कि ग्रीक की ड्रेडेड लुक वाली गॉडेस जो कि लोक कथाओं में मान्यता है उसके नाम पर पड़ा। चूँकि मखाना का उत्पादन ट्रेडिशनल तौर पर और अभी के तौर पर आधुनिक तौर पर 2 तरीके से किया जाता है। ट्रेडिशनल तौर पर पोखर और तालाब में इसका उत्पादन किया जाता है, जिसमें गहरे पानी में इसका फसल इसकी उगाई जाती है, और दूसरा तरीका है अभी खेती पद्धति, जिसमें मक्के के खेत में, गेहूं के खेत में इसको उगाया जाता है, जिसमें 1.5 से 2 फीट का पानी की ज़रूरत सिर्फ पड़ती है। तो इसमें पहले की तुलना में अब नई पद्धति को लोग ज़्यादा तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि पोखर की अनुपलब्धता और पानी की कमी के कारण लोग छोटे खेतों में जहाँ 1.5 से 2 फीट का पानी रहता है वहाँ पर इसकी खेती करते हैं। तो मखाना 2 प्रकार से होता है, एक पोखर में और दूसरा खेतों में। इसको हम खेत से निकालते हैं, इसको एक मड में पड़ा हुआ रहता है, इसको हाथ से बुहारते हैं, तो इसके साथ कीचड़, सीड और पानी तीनों का ये इसमें फ्लो उसमें गाजा में देते हैं, और गाजा में कीचड़ और पानी उसके बाद उठाते हैं, तो कीचड़ और पानी धुला के बाहर चला आता है, और सीड उस गाजा में जो बांस का बना हुआ है उसमें रह जाता है। इसको फिर हम किसी बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में साइड में रखते जाते हैं। उसके बाद जब ज़्यादा हो जाता है तो खेत से, कीचड़ वाले खेत से हम बाहर इसको लाते हैं और इसको कलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसको फिर हम जहाँ स्टोर करना होता है वहाँ पे इसको रख देते हैं। अगर इसका लावा बनाना है तो इसका और अलग प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं पता है? लावा जब बनाना होता है तो इसको हम क्या, इसके ऊपर वो ये छिलका है, इस छिलके को हटाते हैं, इसको कहते हैं सीड क्लीनिंग। सीड को क्लीनिंग करते हैं, ये मतलब देखिए ये छिलका हटा हुआ है, ये छिलका हटा हुआ, ये छिलका है, तो छिलका सबको हटा देते हैं, रगड़ देते हैं, पैर से धो देता है, उसके बाद रगड़ देता है तो छिलका बाहर आ जाता है। उसके बाद इसको हम फिर धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद इसको हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग कोई किसान 10, कोई 12, कोई 15, 20 तक ग्रेडिंग कर लेता है। लोग अलग अलग साइज का सीड अलग अलग ग्रेड में बढ़ जाता है। उसके बाद इसको हम फिर भुनाई करते हैं, उसको कहते हैं रोस्टिंग। फर्स्ट भुनाई करते हैं, लोहे की कढ़ाई में इसको भुनाई करते हैं, उसको कहते हैं रोस्टिंग। इसको रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद इसको हम पुनः
48 से 72 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। रूम टेम्परेचर पे इसको 48 से 72 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस सीट को छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर कढ़ाई में ले जाते हैं और रोस्टिंग की सीट को कढ़ाई में गर्म जब करते हैं तो इससे आवाज़ आने लगती है। तो उसी समय इससे सीट कोट को हमको तोड़ना होता है। जब सीट कोट टूटता है तो लावा का रूप ले लेता है। मखाना के लावा का इस्तेमाल दैनिक जीवन में कई रूपों में किया जाता है। खाने के अलावा इसका काफ़ी सांस्कृतिक महत्व भी है और इसका इतिहास सदियों पुराना है। मखाना, जिसे हम लोग मखान बोलते हैं मैथिली में इस इलाके में, अब इसका इतिहास कितना पुराना है यह तो कहना कठिन है, क्योंकि यूरोप के कई देशों से इसके फॉसिल मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। भारत से उतना रिपोर्ट है नहीं। और प्रसिद्ध पुरा वनस्पति वैज्ञानिक पेलियोबॉटनिस्ट विष्णुमित्र अब तो हैं नहीं दुनिया में, लेकिन मेरी उनसे बातचीत हुई थी करीब 25-30 बरस पहले। तो उनका मानना है कि न केवल मखाना बल्कि कमल या और भी जितने इस तरह की जलीय वनस्पतियां हैं, सब मूलतः यूरोप से इनकी उत्पत्ति है। और करीब 10,000 वर्ष पहले विस्टूलियन ग्लेशिएशन हुआ था, हिमाच्छादन हुआ और उसके बाद से वहाँ से विलुप्त हो गया। लेकिन कई देशों से, पोलैंड से, स्कॉटलैंड से और कई जगहों से इसके फॉसिल मिले हैं और उन पर कई सारे रिसर्च पेपर छपे हैं पैलियोंटोलॉजी के जर्नल्स में। मखाना जो शब्द है, मेरी समझ से ये संस्कृत के मख और अन्न को मिला करके बना है, अर्थात जग्गी का अन्न। लेकिन पहले से भी मैं मानता आ रहा हूँ कि यह बाद का बनाया हुआ शब्द है। और इसी क्रम में जब मैंने खोज की तो मुझे पता लगा, और वाचस्पति द्वितीय जो मिथिला के बहुत मूर्धन्य विद्वान हो गए हैं, उनकी पुस्तक है श्राद्ध चिंतामणि। उस पुस्तक में इसके भेरुंड नाम की चर्चा है, इंडिजिनस नाम की चर्चा है। लेकिन आज भेरुंड सब चर्चा में नहीं है। आज तो मखाने के नाम से ही देश विदेश सब जगह लोग जानते हैं इसको। दरभंगा और मधुबनी के मल्लाह मखाना के बीज फोड़ने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनकी मांग न केवल राज्य के बाहर है बल्कि राज्य के भीतर भी ये आसपास के कई ज़िलों में जाकर महीनों बस्ती बसाकर काम करते हैं। पूर्णिया का हरदा और खुशकीबाग ऐसे ही कुछ इलाके हैं जो मखाना के बीज फोड़ने वालों का हब बन चुके हैं। इनमें से तो कई स्थायी रूप से यहीं परिवार के साथ रहने लगते हैं। हालांकि इन्हें कई तरह की परेशानियों से भी जूझना पड़ता है और उन्हें उनके काम की सही मजदूरी भी नहीं मिल पाती। इस साल मखाना का दाम 50% तक गिरने के बाद इनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। इतना मेहनत के बाद भी रेट नहीं उठता है तो हम लोग क्या करेंगे? तो 6 आदमी मिलकर खड़ते हैं, हम लोग का दिहाड़ियों के ऊपर होता है। इसके आगे भी सोचना चाहिए सरकार को। दरभंगा जिला से कहते हैं 5 महीना, 4 से 5 महीना रहते हैं। बहुत हो गया 5 महीना। तो बोले तो गुड़िया लाते हैं और उसके बाद जो है खींच के सुखाते हैं, फिर झाड़ते हैं, उसके बाद हाफ बॉयल करते हैं और जो है हाफ बॉयल करने के बाद रात को रख देते हैं। सुबह होके फिर इसको भांगते हैं, मखाना बनाते हैं, फोड़ते हैं। दिक्कत क्या है? वही लवा रेट नहीं बढ़ रहा है। मान के चलिए पिछले साल था 500 रुपये, इस बार हो गया 250 रुपये। रेट दिन पर दिन घटते जा रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में मखाना को जीआई टैग दिया है। इसके बाद उम्मीद है कि मखाना किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जीआई टैग के लिए भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि जीआई टैग से तुरंत किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और अभी जब मार्केट में मखाना का रेट काफ़ी कम हो चुका है तो मनीष आनंद इसकी वजह बताते हुए कहते हैं, मतलब प्रॉब्लम पे एक और प्रॉब्लम की फसल भी अच्छी हो गई। इस बार काफी गर्मी पड़ी, बारिश हुई नहीं, तो फसल भी अच्छी हो गई। तो ऑलरेडी प्राइस कम था, ऊपर से फसल ज्यादा होने से भी प्राइस कम हो गया, इसलिए मार्केट में जो है बुरी तरह से प्राइस टूट गया है। अब इसका जो सबसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगले साल बहुत सारे किसान जो बोल रहे हैं कि हम खेती नहीं करेंगे,
क्योंकि उनको 18,000 में क्विंटल बेच रहे थे वो, हालांकि वो भी बहुत अनरियलिस्टिक प्राइस था। हम कहते थे लोगों को इतना प्राइस रखेगा तो मार्केट टूट जाएगा, मार्केट आपको नुकसान होगा। तो काफी लोग आए, तो अब इस बार सुनते हैं कि 4,000 3,000, 4 तो मैंने भी खरीदा है। हाँ। और इवन हमने खेती की, हमको नुकसान हुआ जी। तो एज ए फार्मर हमको नुकसान हुआ, बट एज ए प्रोसेसर चूंकि हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारा दैट इज फाइन, दैट इज ओके, वो उससे मैनेज कर लिए। तो ये रीजन है प्राइस कम होने का। और ये अगले साल बहुत सारे जो लोग हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो नुकसान खा के बाहर हो जाएंगे। तो ये 2 से 3 साल में मार्केट सेटल हो जाएगा, मखाना मार्केट। जीआई टैग मिलने के बाद मखाने का उत्पादन कितना बढ़ता है ये तो अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन सुपर फूड के तौर पर विश्व भर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सुपर फूड के तौर पर यहाँ पे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, इन इलाकों में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, मिथिला के क्षेत्रों में। और यहाँ पर नए नए एंटरप्रेन्योर उभर रहे हैं जो कि मखाने को वैल्यू एडिट करके इसको मार्केट में उतार रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। नए नए प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं और बिहार सरकार भी इसमें सब्सिडी दे रही है। मखाने के लिए 6 ज़िले नामित किए गए हैं, एक जिला एक उत्पाद के तहत। और इसकी अभी हाल ही में देखे होंगे कि जीआई टैग भी इस मखाना को मिला है। और इस जीआई टैग मिलने के बाद काफ़ी किसान जागरूक हुए हैं जो नहीं पैदावार करना चाहते थे मखाना का, कि हमारे पास ज़मीन तो है लेकिन हम बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं थे, लेकिन जीआई टैग मिलने से काफ़ी लोग आकर्षित हुए हैं। तो आज इसकी खेती बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और जो लोग विक्रेता लोग थे वो भी काफ़ी उत्साहित हुए हैं और वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। इस पे अभी आप देखेंगे दरभंगा में तो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं और आज के डेट में करीब 20 से 25 एंटरप्रेन्योर बन गए हैं जो मखाना पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जीआई टैग के समय में को लेकर के भी काफ़ी इसके नामकरण को लेकर के कुछ मैं समझता हूँ कि अप्रिय स्थिति बन गई थी। बिहार सरकार इसको बिहार मखाना के नाम से करना चाहती थी, लेकिन यहाँ के लोगों को लगा, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से इतना जुड़ाव है कि काफ़ी लोगों ने विरोध किया और अंततः जीआई वाली जो संस्था है उसने इसको मिथिला मखाना के नाम से किया। वैसे लोग तो चाहते थे कि मिथिला मखान के नाम से हो, लेकिन चलिए मिथिला मखाना भी हुआ तो ठीक है। जीआई टैग लगने से एक ये फायदा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इनको लगता है कि मखाने में हमको इन्वेस्ट करना है तो वो प्रेफरेंस देंगे मिथिला को। कोजागरा यूँ तो पूरे देश में पर्व मनाया जाता है, अश्विन पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को, लेकिन यहाँ इसका विशेष महत्व इसलिए है कि मखाना उसके साथ जुड़ा हुआ है। मखाने के बिना मिथिला क्षेत्र में कोजागरा की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। नवविवाहित जो वधू पक्ष है उसके घर के लोग वर पक्ष के यहाँ इसको भेजते हैं, वो आवश्यक होता है। और इस ग्लोबलाइजेशन के युग में मैं समझता हूँ कम से कम इतनी बात तो अवश्य हुई है कि जिस वस्तु में थोड़ा भी गुण है और तो उसकी चर्चा अब पूरे विश्व में हो जाती है, कोई बात कहीं छिपी नहीं रहती है। मखाने की जीआई टैगिंग को लेकर लगातार विवाद चल रहे थे, जिसके बाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर ने इसमें काफ़ी योगदान निभाया और मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैगिंग को अप्रूवल मिला। जीआई टैगिंग के लिए भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज जो मेरे पीछे है, जो कि पूर्णिया में स्थित है, यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार ने काफ़ी योगदान किया है। उन्होंने इसके ऐतिहासिक, उसके सांस्कृतिक सारे पहलुओं पर नज़र डाला और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके जीआई टैगिंग के लिए इसको अप्रूवल के लिए भेजा, जिसके बाद जीआई टैग मिथिला मखाना के नाम से मिला है।